सुबह हो चुकी थी, पर करण अभी भी जाग रहा था, क्योंकि वो अभी तक शिमला की उस रात के बारे में सोच रहा था। उसने मधु की ओर देखा, जो उसके पास बड़े ही सुकून से सो रही थी। वो मन ही मन बोला, बस मधु कुछ घंटे और, उसके बाद शिमला की उस रात का सच मेरे सामने होगा। मेरा दिल तो यही कह रहा है कि उस रात तुम ही मेरे साथ थी, और अगर मैं सही हुआ तो कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत प्यार से मधु के माथे को चूमा और उसे निहारने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे मधु जागने वाली है। वो आहिस्ता से फिर से लेट गया और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मधु की नींद खुलते ही उसने अपने करीब करण को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत प्यार से उसके गाल को छुआ तो उसे रात खेली होली के सारे खूबसूरत पल याद आने लगे। उसने करण के सीने पर अपना सिर रखा और फिर से अपनी आंखें बंद करके सो गई। करण ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा और पूछा, आप जाग रहे हैं? करण ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो मधु भी मुस्कुराने लगी। करण फिर से उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, आज हम हनीमून के लिए जा रहे हैं मधु, ये सोचकर मैं सारी रात नहीं सो सका। शिमला में तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों होंगे और चारों ओर ढेर सारी खुशियां होगी। उसकी बातें सुनकर मधु भी बोली, हाँ करण, अब हमारे पास वक्त ही वक्त होगा एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने का। शिमला से लौटने के बाद हमारे बीच कुछ छिपा नहीं रहेगा और हमारा रिश्ता और स्ट्रांग हो जाएगा। वो तो तब होगा ना मधु, जब तुम उठोगी और जल्दी से पैकिंग करोगी। 11 बजे की फ्लाइट है हमारी और हमने इतनी सी भी पैकिंग नहीं की है। कल की रात होली खेलने में निकल गई और अब तुम उठने को तैयार नहीं हो। मधु ने उसे गुस्से में घूरा, करण आप भी नाहक करते हैं। पैकिंग करने में कितना टाइम लगता है? आधे घंटे में सारी पैकिंग हो जाएगी। इतना कहकर वो बेड से उठने लगी तो उसने अपने पहने हुए कुर्ते पर ध्यान दिया। वो खुद को हैरानी से देखने लगी, पर करण उसे देखकर मुस्कुराने लगा। करण मेरी साड़ी? मधु के इतना पूछते ही करण उसकी बात काटकर बोला, तुम बैठकर सोचती रहो कि तुम्हारे कपड़े कैसे चेंज हुए, तब तक मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। इतना कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही मधु आईने के सामने आई और खुद को देखकर बीती रात के बारे में सोचने लगी। उसे याद आया कि पहले उसने ठंडाई पी थी और फिर गन्ने का रस। उसके बाद वो नाचने लगी थी और फिर वो करण के साथ जमीन पर गिरी थी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया और आगे क्या हुआ वो सब याद करने की कोशिश करने लगी। तभी करण वॉशरूम से बोला, स्विमिंग पूल की ओर देखो, शायद तुम्हें सब याद आ जाए। उसके इतना कहते ही मधु दौड़ती हुई स्विमिंग पूल के पास आई। पानी का रंग लाल देखकर उसे कुछ याद आने लगा कि वो करण के साथ स्विमिंग पूल में गिर गई थी। उसने फिर से अपने दिमाग पर जोर डाला तो आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ याद आने लगा। उसे ये भी याद आ गया कि उसने करण को नशे की हालत में ऋषभ के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसे ये भी याद आया कि वो करण को शिमला के बारे में भी बताने जा रही थी, पर फिर वो बेहोश हो गई थी। उसे घबराहट होने लगी। वो मन ही मन बोली, अच्छा ही हुआ मधु जो तूने उन्हें ऋषभ का सच बता दिया। कम से कम तेरे दिल से एक बोझ तो कम हुआ। उसे रात की सारी बातें फिर से याद आने लगी। उसे ये भी याद आया कि जब उसने करण को सच बताया था तो उसने किस तरह उसे संभाला था और हमेशा उसका साथ देने का प्रॉमिस भी किया था और ऋषभ को सजा दिलाने में वादा भी किया था। आप इतने अच्छे क्यों हो करण? क्यों हो? जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसके बाद तो सुबह होते ही आपको मुझसे ढेर सारे सवाल करने चाहिए थे, पर आपने तो मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि अब आपको सब कुछ पता है। इतना कहकर वो रोने लगी। तभी करण वॉशरूम से बाहर आया। उसने मधु को ऐसे खड़े देखा तो पीछे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम भान के नशे में इतनी क्यूट हो जाती है। अगर पता होता तो मैं तुम्हें रोज रात को दूध में भान मिलाकर पिलाता। मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। करण उसके कान में आहिस्ता से बोला, आई लव यू मधु। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। करण की नजर जैसे ही उसके आंसुओं पर पड़ी तो उसने तुरंत उसे अपनी ओर पलटाया और उसके आंसू पोंछकर बोला, अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया है और कल रात तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उसके बारे में सोचकर रो रही हो, तो मैं तुम्हें बता दूं मधु कि ऋषभ का सच मैं तुम्हारे बताने से पहले ही जान चुका था। मधु उसे हैरानी से देखने लगी। करण ने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को छुआ और बोला, हाँ मधु, मुझे ऋषभ का सच उस रोज ही पता चल गया था।
जब तुमने मुझे ये बताया था कि जिस इंसान ने दिल्ली में तुम्हारे साथ बदसलूकी की थी उसे तुमने हमारे घर में देखा है। मधु अभी भी उसे हैरानी से देख रही थी। उसका चेहरा देखकर करण ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, यही सोच रही हो ना कि अगर मुझे सच पता चल गया था तो मैंने तुमसे इस बारे में कोई बात क्यों नहीं की। मधु कुछ नहीं बोली, बस फिर से रोने लगी। तो करण उसकी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उस रात का सच बताते वक्त उन लम्हों को फिर से जियो और तुम्हें फिर से उस दर्द से गुजरना पड़े जो तुमने उस रात सहा था। क्योंकि मैंने खुद तुम्हें कई बार उस हादसे के दर्द से तड़पते हुए देखा था और दोबारा तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहता था। मैं जानता हूँ मधु कि तुम्हारे मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे। तुम यही सोच रही होगी कि तुमसे उस इंसान को ढूंढकर सजा दिलवाने का वादा करने के बाद भी मैं ऋषभ का सच जानकर चुप क्यों हूँ, क्यों वो अभी भी इस घर में खुला घूम रहा है। पर मधु, इस वक्त हमें चुप रहना होगा, क्योंकि ऋषभ ये बात जानता था कि तुम्हारे इस घर में आते ही उसका सच मेरे सामने आ जाएगा। इसलिए उसने याददाश्त जाने का नाटक शुरू कर दिया और उस रात के हादसे का हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। और मैं ये भी नहीं चाहता मधु कि ऋषभ का सच बाहर आने के बाद इस घर के किसी एक भी इंसान की नजरें तुम्हारे लिए बदले। बस इसलिए चुप हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है मधु कि ऋषभ मेरा भाई है, इसलिए मैं उसे इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी बचकर जाने दूंगा। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बस तुम अपना भरोसा मुझ पर से उठने मत देना और ऋषभ के सामने हिम्मत से खड़ी रहना। मैं तुम्हें। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी मधु ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। करण उसे एकटक देखने लगा। मधु ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और उसके होंठों पर किस किया। करण पलकें झपकाना भी भूल गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मधु ऐसे उसे किस करेगी। मधु ने आंखों में आंसू लिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा। आई लव यू करण, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत प्यार। कल रात मैंने ये सब आपसे नशे की हालत में कहा था, पर मैं अब अपने पूरे होश में आपसे कह रही हूँ, आई लव यू। नहीं रह सकती हूँ मैं आपके बिना। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे अपने सीने से लगाकर बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मधु। मधु रोते हुए बोली, उस रोज जब आदि भैया मुझे घर छोड़कर गए थे तब मुझे पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ऋषभ है। मैं आपको सच बताना चाहती थी करण, पर तुम खुद को संभाल नहीं पाए और बेहोश हो गई। फिर अगले दिन तुमने मुझे फिर से सच बताना चाहा, पर मीरा ने तुम्हें रोक दिया। और फिर ऋषभ ने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करके तुम्हें मुझे जान से मारने की धमकी देकर कुछ ना बताने को कहा, यही ना करने ने मधु को टोकते हुए पूछा। मधु कुछ नहीं बोल पाए और फिर से रोने लगी। करण ने उसके आंसू पोंछे। मैं सब कुछ जानता हूँ मधु, सब कुछ। और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऋषभ को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। पर हमारे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उस हादसे को 3 साल हो चुके हैं। ऐसे में अगर हमने बिना किसी सबूत के घर वालों को सच बताने की कोशिश की तो ये घर टूट सकता है मधु। अब हमारे पास सच बाहर लाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, नंदिनी यहाँ आकर सबको उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब बताए, और दूसरा, ऋषभ खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर ले। वैसे एक रास्ता और है मधु, जो बहुत आसान है, जिससे चुटकियों में ऋषभ का सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे अकेला पाकर ऋषभ फिर से मेरे साथ वही करने की कोशिश करे जिसे करने में वो उस रात नंदिनी की वजह से कामयाब नहीं हो पाया, यही ना। तभी मधु ने उसकी ओर देखकर पूछा। करण उसे हैरानी से देखने लगा तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए हम हनीमून के लिए यूरोप नहीं बल्कि शिमला जा रहे हैं, ताकि ऋषभ हमारे पीछे पीछे वहां पहुंच जाए। मधु, तुम्हें ये सब कैसे पता? करण ने हैरानी से पूछा। तो मधु मुस्कुरा दी, आपकी पत्नी हूँ और आपकी तरह मैं भी आपको बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ। इसलिए जब आपने ऋषभ का सच सबके सामने लाने के रास्ते बताए तो मैं समझ गई कि हम शिमला ही क्यों जा रहे हैं। करण मुस्कुरा दिया। मधु फिर से उसके सीने से लग गई, पर फिर उसे नंदिनी का ख्याल आया और उसने हिम्मत करके करण की ओर देखा। करण, नंदिनी आपसे बहुत प्यार करती थी। मैंने खुद उसकी आंखों में आपके लिए ढेर सारा प्यार देखा है, इसलिए वो आपको शादी के मंडप में अकेला छोड़कर चली जाए, ये बात मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर उस रात वो छत पर नहीं आती और मुझे ऋषभ और उसके दोस्तों से नहीं बचाती तो शायद आज मैं आपकी बाहों में नहीं होती। मुझे बचाने के बाद वो ऋषभ का सच आपको बताने गई थी। उसे आप पर पूरा भरोसा था
और उसने मुझसे खुद कहा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने भाई की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर वो आपको सच बताएगी तो आप ऋषभ को नहीं छोड़ोगे। और जो लड़की आप पर इतना भरोसा करती थी करण, वो आपके भरोसे को तोड़कर ऐसे आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी। करण एकटक उसकी ओर देखने लगा। उसे नंदिनी के साथ बिताए सारे लम्हे याद आने लगे। तभी मधु फिर से बोली, मेरा दिल कहता है करण कि आपको ऋषभ का सच बताने के लिए जब वो आपसे मिलने आ रही थी तभी उसके साथ कुछ हुआ है। प्लीज आप नंदिनी से नफरत मत करिए और सच का पता लगाए। उस रात जरूर नंदिनी के साथ कुछ बुरा हुआ है। हो सकता है कि वो आपको कुछ बता ना दे, इसलिए ऋषभ और उसके दोस्तों ने ही उसके साथ कुछ किया हो और नंदिनी के भागने का सारा खेल भी उन्होंने ही रचा हो। प्लीज करण नंदिनी को ढूंढिए, क्योंकि आपकी गुनाहगार वो नहीं है, मैं हूँ। मेरी वजह से आपका प्यार आपसे दूर हो गया। मेरी वजह से नंदिनी से उसकी सारी खुशियां छिन गई। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में है। उस रात अगर मैं आपकी शादी में नहीं होती तो शायद आज आप और नंदिनी साथ होते, खुश होते। पर नहीं, मैंने आपसे आपकी सारी खुशियां छीन ली, आपसे आपकी नंदिनी छीन ली। मधु, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। करण उसके चेहरे को छूकर बोला। तो मधु फिर से रोने लगी। नहीं करण, सब मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे पता है उस रात नंदिनी को मुझे बचाने की सजा मिली है। मेरी वजह से ही वो आपसे दूर हो गई है। इतना ही नहीं, मैंने तो आपकी जिंदगी में उसकी जगह भी ले ली है। आपकी और नंदिनी की गुनहगार तो मैं हूँ। शट अप मधु, अब एक शब्द भी आगे मत कहना, क्योंकि जो उस रात हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हम नहीं जानते हैं कि उस रात नंदिनी के साथ क्या हुआ। वो खुद भागी या फिर ऋषभ और उसके दोस्तों ने उसके साथ कुछ गलत किया। पर मैं इतना जरूर जान चुका हूँ कि महादेव ने हमारी किस्मत बहुत पहले ही जोड़ दी थी। मेरी किस्मत में नंदिनी नहीं बल्कि तुम ही लिखी थी। आपको पता है करण, जब नंदिनी की मेहंदी की रस्म चल रही थी तो उसकी मेहंदी वाली ने गलती से मुझे दुल्हन समझकर मेरी हथेलियों में आपका नाम लिख दिया था। ये सुनकर करण हल्के से मुस्कुरा दिया। हमारी किस्मत हमें मिलाने के लिए ऐसे बहुत से खेल ना जाने कितनी बार हमारे साथ खेल चुकी है मधु। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी किस्मत में ना नंदिनी लिखी थी और ना ही रिद्धिमा। मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ लिखा था, इसलिए हर मुश्किलों को पार करके हम मिल ही गए। पर उस रात का सच मैं सबके सामने बहुत जल्द ले आऊंगा। इसलिए खबरदार, जो तुमने किसी भी बात के लिए मेरी मधु को दोष दिया, अब तुम्हें मेरी हिम्मत बनकर मेरा साथ देना होगा। तभी हम ऋषभ को उसके किए की सजा दे सकेंगे। दोगी ना मेरा साथ? मधु ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। मैं जानता हूँ मधु कि ऋषभ शिमला में हमारे पीछे जरूर आएगा और मैं उसे तुम तक पहुँचने का पूरा मौका देने वाला हूँ। पर मैं चाहता हूँ इस बार तुम खुद अपने आप को बचाओ। तुम करण खुराना की पत्नी हो, वो करण खुराना जो अपने बड़े से बड़े दुश्मनों से अकेले लड़कर जीतने की हिम्मत रखता है। तो उसकी पत्नी को भी ऋषभ जैसे भेड़ियों से खुद को बचाना सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मधु, पर तुम्हारी मदद करने तब आऊंगा जब सिचुएशन तुम्हारे हाथों से निकलने लगेगी। जो जख्म और आंसू उसने तुम्हें दिए हैं उसका हिसाब तुम्हें खुद लेना होगा। जितने जख्म उसने तुम्हारे शरीर पर बनाए हैं उतनी ही चोट तुम्हें उसे देनी है। और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि तुम वही मधु हो जिसने कल ऋषभ की बदतमीजी पर उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। मधु आंखें खोले उसे देखने लगी तो करण फिर से बोला, और वो तुम ही थी जिसने उसके हाथ पर गर्म कॉफी फेंकी थी। आपने वो सब देखा था करण? मधु ने पूछा। करण ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ मधु, जिस दिन से मुझे सच पता चला है उस दिन से तुम एक पल के लिए भी अकेली नहीं हो। मेरी नजरें 24 घंटे तुम पर होती है और तुम्हारी सांसों की आवाज दूर होकर भी मेरे कानों तक पहुंच जाती है। और आदि ने ऋषभ की भी एक एक हरकतों पर नजर रखी हुई है। आपसे एक बात पूछूं करण? करण ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। मधु ने उसकी हथेली अपने दोनों हाथों से थामी और बोली, ऋषभ आपका भाई है। आपको ये नहीं लगता कि अगर आप ऋषभ के खिलाफ जाएंगे तो घर के सारे लोग आपसे नाराज हो सकते हैं? करण उसकी ओर देखने लगा तो मधु फिर से बोली, मम्मा ऋषभ से आपके जितना ही प्यार करती है करण, और बड़े पापा वो तो इतने अच्छे हैं। अगर उन्हें सच पता चला कि ऋषभ ने मेरे साथ ये सब किया है तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और दादी माँ, वो भी शायद ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मधु, मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो गलत का साथ कभी नहीं देंगे।
जिस दिन सच उनके सामने आएगा वो हमारा ही साथ देंगे। हाँ, बड़ी माँ जरूर हमारे खिलाफ होगी, पर मैं किसी के लिए भी ऋषभ को माफ नहीं करूंगा। फिर चाहे मेरी मम्मा खुद मुझसे ऋषभ को माफ करने के लिए क्यों ना कहे। ऋषभ को तो उसके किए की सजा मिलकर रहेगी, फिर चाहे उसे उसके किए की सजा दिलाने के लिए मुझे ये घर की क्यों ना छोड़ना पड़े। और खबरदार मधु, जो तुमने हमारे परिवार की खातिर ऋषभ को माफ करने के बारे में सोचा भी तो मेरे और तुम्हारे रिश्ते में कभी ना भरने वाली दरार आ जाएंगी, और मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, समझी तुम। आपको पता है करण, मुझे महादेव से हमेशा यही शिकायत रही है कि उन्होंने मुझसे मेरी जन्म देने वाली माँ को क्यों छीन लिया, पर मुझे आज महसूस हुआ कि उन्होंने तो मुझसे कुछ छीना ही नहीं। मेरी जन्म देने वाली माँ की जगह उन्होंने आरती माँ को दे दिया, जो जताती नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि वो मुझसे अबीर से भी ज्यादा प्यार करती है। मेरे पापा जैसे पापा दिए हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। महादेव ने मुझे अबीर जैसा भाई भी दिया है, जो कहने को मेरा सगा भाई नहीं है, पर मेरी एक मुस्कुराहट के लिए जान तक देने को तैयार हो जाएगा। मीरा जैसी दोस्त है मेरे पास, जो हम मुश्किल घड़ी में मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ी रहती है, मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। और आपको पता है, जब मुझे आपसे प्यार हुआ था तो भी मैंने भगवान से ढेर सारी शिकायतें की थी, क्योंकि उन्होंने एक इंसान के लिए मेरे दिल में प्यार वाले एहसास जगाए जो किसी और का होने जा रहा था। पर उन्होंने तो उस दिन मेरी शादी आपसे करवा दी, जिस दिन वो खुद पार्वती मैया के हुए थे। लड़कियां सोमवार का व्रत इसलिए रखती है ताकि उन्हें भोलेनाथ जैसा वर मिले, पर मेरे महादेव तो मुझसे इतने खुश है कि वो खुद आपका रूप लेकर मेरे जिंदगी में आ गए। इतना ही नहीं करण, ऐसा ससुराल दिया मुझे जहाँ किसी ने मुझे ये एहसास तक नहीं होने दिया कि ये मेरा मायका नहीं बल्कि मेरा ससुराल है। सारे जहान की खुशियाँ और सारे खूबसूरत रिश्ते उन्होंने मेरी झोली में डाल दिए। अब बस कमी है तो एक नन्हे फरिश्ते की, जो मुझे माँ। मधु ने इतना कहा, पर करण को देखकर चुप हो गई। उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। करण ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या कमी है मधु? वो हड़बड़ाते हुए अलमारी की ओर बढ़ी और टॉवल निकालते हुए बोली, वो आरती के लिए सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं नहाकर आती हूँ और फिर मुझे पैकिंग भी तो करनी है। वो इतना कहकर वॉशरूम की ओर जाने लगी, पर करण ने उसे पकड़ लिया और अपने करीब लाकर बोला, तुम्हारा ये ख्वाब भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा मधु, मुझे पता है। मधु नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए बोली। करण ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया, लेकिन नन्हा फरिश्ता नहीं आएगा मधु, एक नन्ही सी परी आएगी तुम्हारे जैसी। ये सुनकर मधु तुरंत बोली, जी नहीं, पहले तो एक छोटा सा राजकुमार ही आएगा। ये पहले क्या होता है? तुम्हें क्या बच्चों की रेलगाड़ी बनानी है? हमारे देश की आबादी देखी है कितनी बढ़ गई है, हमारी सिर्फ एक ही बेटी होगी, समझी तुम? करण उसे घूरते हुए बोला। यहाँ भी आप अपनी चलाएंगे? मधु गुस्से में बोली तो करण उससे घूरने लगा। उसे ऐसे खुद को घूरते देख मधु फिर से बोली, इस मामले में तो आप अपनी धौंस बिल्कुल मत जमाइएगा करण, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया है कि हमारे 2 बच्चे ही होंगे, एक बेटा जो आपके जैसा इंटेलिजेंट होगा और एक बेटी मेरे जैसी सुंदर, समझे आप? इतना कहकर वो गुस्से में वॉशरूम में चली गई। करण ने फिर से उसे छेड़ा, तुम चाहे कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लो मधु, पर करण खुराना के आगे बड़े बड़ों की नहीं चलती तो तुम्हारी कैसे चलेगी? हमारी तो सिर्फ एक ही बेटी होगी। अगर आप करण खुराना हो तो मैं भी मिसेज मधु करण खुराना हूँ, हमारे 2 बच्चे ही होंगे, समझे आप? मधु वॉशरूम से चीखी। करण मुस्कुरा दिया, देखते हैं किसकी चलती है, देख लीजिएगा, मधु भी बोली। करण फिर से कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। आदि का नंबर देखकर वो अपने कमरे से बाहर आया और उसने जिम की ओर बढ़ते हुए कॉल रिसीव की। आदि नंदिनी के बारे में कुछ पता चला। अपने कमरे से बाहर आ रहा ऋषभ उसके मुंह से नंदिनी का नाम सुनते ही दरवाजे के पास ही छिप गया। आदि परेशान होकर फोन पर बोला, जी सर, बहुत कुछ पता चला है। नंदिनी मैडम ने उस रात कोई फ्लाइट ली ही नहीं, उनके नाम पर उस रात टिकट बुक जरूर हुआ था, पर वो एयरपोर्ट पहुंची ही नहीं। ये सुनकर करण के जैसे होश ही उड़ गए और उसके कदम वहीं रुक गए। आदि परेशान होकर फिर से बोला, इतना ही नहीं सर, उन्होंने पिछले 3 सालों में एक बार भी अपने परिवार को कांटेक्ट तक नहीं किया और ना ही वो कभी दिल्ली लौटी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है सर कि एक लड़की को 3 साल में एक बार भी अपने माँ बाप की याद ना आई हो? नंदिनी मैडम अपने खत में ये लिखकर गई थी कि वो आपसे प्यार नहीं करती,
उनकी जिंदगी में कोई और आ चुका है, इसलिए वो उसके साथ हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रही है। तो फिर उन्होंने एक टिकट ही बुक क्यों किया? और अगर बुकिंग की थी तो उन्होंने फ्लाइट ली क्यों नहीं? ये भी तो हो सकता है आदि, कि उस रात उसने पकड़े जाने के डर से फ्लाइट नहीं ली हो और बाद में किसी और फ्लाइट से गई हो। करण कुछ पल सोचकर बोला। तो आदि ने फट से जवाब दिया, नहीं सर, मैंने कमिश्नर साहब की मदद से पता करवाया है। पिछले 3 सालों में नंदिनी मैडम ने इंटरनेशनल तो क्या, कोई डोमेस्टिक फ्लाइट तक में ट्रैवल नहीं किया है। वो इंडिया में ही कहीं है। पर अभी भी सवाल वही है कि अगर वो ठीक है तो इंडिया में होते हुए भी पिछले 3 सालों में एक बार भी वो अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिली? और सर, उनका फोन उस रात स्विच ऑफ होने के बाद कभी ऑन ही नहीं हुआ। और उससे भी बड़ी बात, उस दिन के बाद उनके नाम से कोई नया नंबर और नया फोन भी नहीं लिया गया। आज के टाइम में कोई इंसान बिना फोन के कैसे रह सकता है? मुझे लगता है सर कि मधु भाभी ठीक कह रही है। नंदिनी मैडम आपको छोड़कर नहीं गई, बल्कि उनके साथ उस रात कोई ना कोई हादसा हुआ है। करण ये सब सुनकर परेशान हो गया और उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने खुद को संभालने के लिए वही एक टेबल का सहारा ले लिया। तो आदि ने घबराकर पूछा, सर आप ठीक तो हो ना? करण ने कोई जवाब नहीं दिया। पर ये सब सुनकर ऋषभ मन ही मन बोला, ये इतने सालों बाद नंदिनी के बारे में पता कर रहा है। इसका मतलब मधु ने इसे सब कुछ बता दिया है। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। ये तुमने अच्छा नहीं किया मधु। करण को सच बताने की तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी। तुम सोच भी नहीं सकती कि अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस सुकोड हबी के साथ क्या करूंगा। अब मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना ये नंदिनी के राज तक पहुंच जाएगा। और अगर इसे ये पता चल गया कि उस रात मैंने नंदिनी के साथ क्या किया था, तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी आदि ने परेशान होकर फिर से पूछा, सर आप ठीक हो ना? करण ने खुद को संभाल कर जवाब दिया, हाँ आदि मैं ठीक हूँ। तो आदि फिर से बोला, सर हमें नंदिनी मैडम के मिसिंग होने की कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं आदि, इस वक्त हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उस रात उसके साथ सच में कोई हादसा हुआ है तो कंप्लेन करने से उसके मुजरिम चौकन्ने हो जाएंगे और हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात नंदिनी के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ है, जिंदा भी है या मर। इतना कहकर करण चुप हो गया और उससे आगे कुछ नहीं बोल सका। ठीक है सर, मैं कमिश्नर साहब की मदद से नंदिनी मैडम के बारे में पता करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप कोई टेंशन मत लीजिएगा और प्लीज मधु भाभी को ये सब मत बताएगा। हाँ आदि, मैं मधु को नंदिनी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो पहले ही खुद को नंदिनी के मिसिंग होने के लिए जिम्मेदार माने बैठी है। उसे ये सारी बातें पता चली तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा के लिए उससे छिन जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो आदि, मेरे कैबिन में मेरे टेबल की सबसे नीचे वाली ड्रॉर का लॉक खोलो। पासवर्ड तुम्हें पता ही है। उसने तुम्हें नंदिनी का लिखा वो खत मिलेगा जो उसने शादी की रात मुझे लिखा था। इसके अलावा उसमें नंदिनी के भेजे कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स भी मिलेंगे जिसमें उसने मेरे लिए बहुत कुछ लिखा था। तुम ग्रीटिंग कार्ड्स और खत कमिश्नर को दो और कहो कि ये दोनों हैंडराइटिंग किसी अच्छे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से चेक करवाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये खत नंदिनी ने लिखा था या फिर किसी ने उसकी हैंडराइटिंग की कॉपी की थी। और हाँ, आज मैं मधु को लेकर शिमला जा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ऋषभ हमारे पीछे वहां जरूर आएगा और मधु के करीब जाने पूरी कोशिश करेगा। अगर नंदिनी के गायब होने में उसका हाथ हुआ तो ये सच अब वो खुद अपने मुंह से सबको बताएगा। नंदिनी के साथ अगर उसने कुछ गलत किया है तो अब उसे मुझसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। ठीक है सर, मैं अभी कमिश्नर के ऑफिस चला जाता हूँ। आदि के इतना कहते ही करण ने कॉल कट कर दी और गुस्से में खुद से बोला, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है ऋषभ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा देकर रहूंगा। वो गुस्से में जिम की ओर चला गया। उसके जाते ही ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, हैंडराइटिंग चेक करवाने से भी तुम्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा करण, क्योंकि वो खत लक्की ने लिखा था, मैंने नहीं। वो किसी की भी हैंडराइटिंग बहुत आसानी से कॉपी कर सकता है और लक्की तक मैं तुम्हें कभी पहुंचने नहीं दूंगा। तुम चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, पर उस रात नंदिनी के साथ क्या हुआ इस सच तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि मेरे सच तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हें इसे तोड़ूंगा कि जिंदगी भर खुद को ही समेटते रहोगे। किसी और के बारे में सोचने की तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं रहेगी। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मधु तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है
और तुम्हारी इसी कमजोरी को हथियार बनाकर मैं तुम्हें इसे बर्बाद करूंगा कि तुम दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाओगे। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।